15 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे कुछ लोग बिजनौर के नगीना थाने में पहुंचते हैं और नगीना थाने में पहुंचने के बाद उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि बीती रात कुछ बदमाश हमारे घर में आए थे और उन बदमाशों ने हमारे घर से सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए, हमारे घर से नकदी चुरा ली और इतना ही नहीं, मेरी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और सामूहिक दुष्कर्म करते हुए मेरी पत्नी को सिगरेट से कई जगह दागा है। बस इतना सुना था कि थाने में हड़कंप बच जाता है। ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, ये बात विपक्षी पार्टियों तक पहुंचती है और ये बात सरकार के आलोचकों तक पहुंचती है। जब ये बात विपक्षी पार्टियां और सरकार के आलोचक सुनते हैं तो यूपी में जंगलराज घोषित कर देते हैं। ट्विटर पर और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर एक भूचाल आ जाता है कि यूपी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। जिस यूपी के लिए योगी जी लगातार ये कह रहे हैं कि बदमाश यूपी छोड़कर चले गए हैं, उस यूपी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यूपी में जंगलराज हो चुका है। जब उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है तो उच्च अधिकारियों पर चारों तरफ से दबाव बनता है और चारों तरफ से दबाव बनने के कारण ही नगीना कोतवाली प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है और इस मामले की जांच की जाती है और करीब 24 घंटे में ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर देती है। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या एक बड़े घर की बहू इस तरह की भी हरकत कर सकती है, क्या एक बड़े घर की बहू इस तरह का षड्यंत्र भी रच सकती है। दोस्तों, आज की कहानी वास्तव में ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई महिला अपने प्यार में इतनी अंधी हो सकती है कि वो अपना सब कुछ बर्बाद कर दे। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला और बिजनौर का नगीना थाना और नगीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शहर है रायपुर सादात और इस रायपुर सादात की रहने वाली है प्रियंका। ये प्रियंका दरअसल बिजनौर के ही कीरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्कूल में पढ़ाने लग जाती है और इसी स्कूल में कीरतपुर थाना क्षेत्र के छितावर गांव का रहने वाला एक लड़का पुष्पेंद्र भी पढ़ाता है। पुष्पेंद्र और प्रियंका दोनों एक ही सब्जेक्ट के टीचर होते हैं और एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने के चलते इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में कब बदल गई इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं हो सकी। जब दोनों स्कूल में रहते तो आमने सामने बात करते और जब अपने अपने घर चले जाते तो दोनों सोशल मीडिया के द्वारा आपस में मैसेज के द्वारा बात करते और कभी वीडियो कॉल भी करते। इन दोनों के प्यार इसी तरह से परवान चढ़ रहा था कि एक दिन प्रियंका की शादी नगीना थाना क्षेत्र के रायपुर सादात शहर में हो जाती है और जब प्रियंका की शादी हो जाती है तो फिर इन दोनों का मिलना जुलना ना के समान हो जाता है, क्योंकि जब ये प्रियंका अपने मायके चली जाती तो पुष्पेंद्र इससे मिल लेता था, लेकिन जब अपने ससुराल आ जाती तो पुष्पेंद्र और प्रियंका आपस में मिल नहीं पा रहे थे और इसी तरह से दिन लगातार बीत रहे थे। लेकिन प्रियंका को जब भी टाइम मिलता वो पुष्पेंद्र से फ़ोन पर बात कर लिया करती और कभी कभी वीडियो कॉल भी कर लेती, क्योंकि प्रियंका का जो परिवार है वो कारोबारी परिवार है। प्रियंका के जो पति हैं वो पेंट का कारोबार करते हैं और पेंट के कारोबार के चलते वो पूरा दिन ही घर से लगभग बाहर रहते हैं। ये परिवार भी काफ़ी अमीर परिवार होता है और इस परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। इसी तरह से इनकी ज़िंदगी लगातार बीत रही थी कि पुष्पेंद्र और प्रियंका इन दोनों की आपस में बेचैनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पुष्पेंद्र प्रियंका से मिलने की लाख कोशिश करता है लेकिन मिल नहीं पाता है। बताया तो ये भी जाता है कि पुष्पेंद्र को जब भी मौका मिलता वो प्रियंका के ससुराल में आ जाता और जब प्रियंका के ससुराल में कोई नहीं होता तो वो घर के अंदर एंट्री कर लेता और दोनों आपस में खूब बातें करते और दोनों आपस में वो सब कुछ करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से लगातार दिन बीत रहे थे तो पुष्पेंद्र प्रियंका से कहता है कि वह भी इसी शहर में आकर रहेगा। प्रियंका उससे मना करती है कि तुम जब इस शहर में रहोगे तो ऐसा ना हो कि मेरे ससुराल वालों को इसकी जानकारी हो जाए, लेकिन पुष्पेंद्र जिद पकड़ लेता है और पुष्पेंद्र अपने पिता से कहता है कि वह कमाने के लिए रायपुर सादात जाएगा। जब उसके पिता उसे अनुमति दे देते हैं तो पुष्पेंद्र रायपुर सादात में आकर एक कमरा किराए पर ले लेता है और कमरा किराए पर लेने के बाद अब वह यह सोचता है कि प्रियंका से कैसे मिला जाए। जो कमरा लिया था वो प्रियंका के घर से थोड़ी ही दूरी पर लिया था। अब प्रियंका के ससुराल वाले जब भी घर से बाहर होते तो प्रियंका पुष्पेंद्र को अपने घर बुला लिया करती थी और पुष्पेंद्र उसके घर आने के बाद उसके साथ खूब मज़े लेता। दोनों आपस में खूब शारीरिक संबंध बनाते और उनके परिवार के लोगों के आने से पहले ही वो अपने कमरे में वापस चला जाता था। लेकिन पुष्पेंद्र के सामने ये समस्या थी कि उसकी जो कमाई थी वो कुछ भी नहीं थी। प्रियंका के चक्कर में वो कोई नौकरी ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रियंका अपनी पॉकेट के रुपयों में से पुष्पेंद्र को खर्चे के लिए रुपये दे देती और कभी कभी तो इतने रुपये दे देती कि पुष्पेंद्र अपने घर उन पैसों को भेज देता और बताता कि मेरी तनख्वाह मिली है और परिवार वाले भी उसके खुश रहते कि उनके बेटे की नौकरी जो लग गई थी। पुष्पेंद्र
प्रियंका से रुपए तो ले लेता था, लेकिन इतनी बड़ी रकम अपने घर नहीं पहुंचाता था जितनी बड़ी वो कहकर आया था कि एक बड़ी नौकरी उसे मिल गई है। तो उसे किसी ने सलाह दे दी कि जो तुम्हारे पास रुपए हैं इन्हें शेयर बाजार में खर्च करो, और शेयर बाजार में इतनी ज़्यादा कमाई होती है कि उसे आदमी रातों रात मालदार हो सकता है। और पुष्पेंद्र मालदार होने के सपने देखने लगा। अब प्रियंका से जो उसे पैसे मिलते उन सभी रुपयों को वो शेयर बाजार में लगाने लगा, और कभी कभी तो रुपये जीत जाता था और कभी कभी हार जाता था, लेकिन जीतने का रेशियो कम था और हारने का रेशियो ज़्यादा। और इस हारने के ज़्यादा रेशियो ने उसके दोस्तों पे से रुपए लेने मजबूर कर दिए। अब वो अपने दोस्तों से भी रुपए उधार लेना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों से रुपए लेता है और शेयर बाजार में लगा देता है। लेकिन अब वो लगातार हारता जा रहा था और उसके ऊपर कर्ज का बोझ अधिक बढ़ गया था। और इस कर्ज के बोझ की वजह से उसके दोस्त उससे अपने उधारी के रुपए जब वापस मांगते तो उसे बड़ी शर्म आती और वो कोई ना कोई बहाना लगा देता। लेकिन जब इन रुपयों को काफ़ी दिन बीत गए तो उसके दोस्त उस पर दबाव बनाने लगे और किसी भी तरह से अपने रुपयों को लेने के लिए उससे कहने लगे कि किसी भी तरह से हमारे रुपये तुम ला के दो, क्योंकि तुमने जिस काम के लिए हमारे रुपये लिए हैं और ये कह के लिए थे कि मैं दो या चार दिन में रुपये वापस कर दूंगा, लेकिन रुपये 2-4 दिन में वापस नहीं हो सके। अब प्रियंका और पुष्पेंद्र एक दिन फ़ोन पर बात कर रहे थे तो किसी भी तरह से पुष्पेंद्र प्रियंका से कह देता है कि मैं इस समय बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। प्रियंका पूछती है कि ऐसी क्या परेशानी आ गई, तो पुष्पेंद्र कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज का बहुत ज़्यादा हो चुका है। वो बताता है कि उसके ऊपर कई लाख रुपए कर्ज के हो गए हैं और इस कर्ज को पटाना नामुमकिन है। अगर वो अपने घर जाएगा तो घर वाले भी उसे पीटेंगे और घर से भगा देंगे कि इतना कर्ज कर क्यों लिया। अब वो बहुत परेशान होता है तो प्रियंका उसकी परेशानी समझ जाती है और कहती है कि इसका कोई ना कोई समाधान मैं ज़रूर निकालूंगी, और कहती है कि मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूंगी, बस तुम कुछ दिन का इंतज़ार करो। और कुछ दिन के इंतज़ार करते करते फिर आता है 14 नवंबर 2023, और 14 नवंबर 2023 को प्रियंका के पति की एक रिश्तेदारी में शादी होती है। और प्रियंका को पता थी कि आज हमारी रिश्तेदारी में एक शादी है, तो प्रियंका सुबह से ही बेड से नहीं उठती है और बेड पर लेटी रहती है। उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले पूछते हैं कि आखिर परेशानी क्या है, तुम उठ क्यों ना रही। तो बताती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम के चलते मेरा मन नहीं कर रहा उठने के लिए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसका पति कहता है कि क्या तुम्हें शादी में नहीं चलना, तो प्रियंका मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं शादी में चली भी जाऊँगी तो वहाँ एंजॉय नहीं कर सकूँगी और मैं परेशान रहूँगी, इससे बढ़िया कि मैं अपने घर पर ही आराम कर लूँ। उसका पति कहता है अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा दूँ या तुम्हारे लिए दवाई ले आऊँ, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे प्रॉब्लम तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए। वो बताती है कि महिलाओं वाली कोई परेशानी है और ये परेशानी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, निश्चिंत रहो। तो उसका पति कहता है कि ऐसा करता हूँ कि मैं शादी में नहीं जा रहा, बाकी परिवार को मैं भेज देता हूँ, लेकिन वो फोर्स कर देती है कि नहीं, तुम शादी में नहीं जाओगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, तुम भी शादी में चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले अपने घर में रह लूँगी। तो उसका पति कहता है कि जब रात हो जाए तो दरवाज़ों को अच्छी तरह से लगा लेना, बाहर का लॉक लगा लेना, और कोई बार बार भी अगर दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा किसी के लिए भी नहीं खोलना है। वो बिल्कुल ऐसे ही कहती है और वादा कर लेती है कि वो किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। अब ये पूरा परिवार 14 नवंबर की शाम को शादी के प्रोग्राम में चला जाता है, और जब ये परिवार शादी के प्रोग्राम में चला जाता है तो प्रियंका पुष्पेंद्र के पास कॉल करती है और कॉल करके उसके बताती है कि मेरे घर में, मेरे ससुराल में अब कोई नहीं है, तो मेरे घर में आ जाओ। उन लोगों ने पहले से एक प्लानिंग की हुई थी और उसी प्लानिंग के तहत पुष्पेंद्र प्रियंका घर पहुंच जाता है, और पुष्पेंद्र के पास आज एक लोहा काटने की मशीन भी थी। और प्रियंका के घर पहुँचने के बाद प्रियंका पुष्पेंद्र को सारी जगह बता देती है जहाँ पर उनके सोने चांदी के जेवरात रखे थे, जहाँ पर नकदी रखी थी। चूँकि उन सभी में ताला लगा हुआ था तो पुष्पेंद्र जो अपने साथ एक मशीन ले गया था उस मशीन से सभी तालों को काट देता है और जितना भी सोना चांदी था उस सभी को ले लेता है, वहाँ से नकदी ले लेता है और कुछ और कीमती जो सामान था उस सभी को लेकर उस घर से निकल जाता है। और जैसे ही 15 नवंबर की सुबह प्रियंका के ससुराल वाले घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रियंका के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और प्रियंका के शरीर के कई हिस्सों पर सिगरेट से किसी ने जलाकर गोदा हुआ है, मतलब सिगरेट के निशान बनाए गए हैं। और इतनी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ी घटना हो चुकी है। वो प्रियंका का मुंह खोलते हैं और प्रियंका से बात करते हैं तो प्रियंका बताती है कि हमारे घर में रात डकैत आए थे, रात बदमाश आए थे और बदमाशों ने मुझे बांध दिया और घर का सारा सामान लूट लिया, और कुछ बदमाशों ने मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है और मेरे शरीर को सिगरेट से भी जलाया है। इतनी बात सुनी थी कि परिवार में हड़कंप मच गया और परिवार के लोग इतने बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और आसपास के जो और भी व्यापारी थे उनसे भी जानकारी दी। आसपास के लोग भी वहां पहुंचे और सभी इकट्ठा होकर थाने पहुंच जाते हैं। और थाना पहुंचने के बाद जब ये पूरी घटना सुनाते हैं तो फिर पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है।
उस नगीना थाना के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस मामले की जांच करने के लिए जब पुलिस के अधिकारी प्रियंका के घर पहुंचते हैं तो पूरा माहौल देखते हैं, और जब पूरा माहौल देखते हैं तो कभी तो उन्हें लगता है कि घर में डकैती हुई है, लेकिन कभी लगता है कि शायद घर में डकैती नहीं हुई, ये कोई ना कोई चाल है। वो प्रियंका से पूरे मामले के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले प्रियंका को मेडिकल के लिए भेज देते हैं। प्रियंका का मेडिकल होने के बाद जब प्रियंका वापस अपने घर आती है तो पुलिस अधिकारी प्रियंका से उस सीन को रिक्रिएट करने की कहते हैं कि किस किस तरह से घटना हुई थी, पूरी घटना बताएं कि वो बदमाश कहां से आए थे और किस किस तरह से उन्होंने सामान लूटा था, किस तरह से तुम्हें बांधा था। प्रियंका से जब ये बात 2-3 बार पूछी जाती है और प्रियंका उस सीन को 2-3 बार रिक्रिएट करती है, तो दोनों तीनों बार के सीन रिक्रिएट करने में बहुत सारी असमानता होती हैं, बहुत सारा डिफरेंस पाती है। तो पुलिस का भी दिमाग कहीं ना कहीं ठनक जाता है और कुछ देर बाद ही उनकी मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है। और जब मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं है। और जैसे ही पुलिस मेडिकल की रिपोर्ट देखती है तो पुलिस समझ जाती है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रियंका की ही चाल है। लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद पुलिस के लिए आसान नहीं था कि प्रियंका पर ही इल्ज़ाम लगा दे या प्रियंका को ही डायरेक्ट गिरफ्तार कर ले या उससे इस तरह के कोई सवाल कर सके। अब पुलिस थोड़ा साहस बांधती है और पुलिस उसके जो कॉल्स थी उन कॉल्सों की जांच करने लग जाती है, उसके फ़ोन को अपने कब्जे में ले लेती है। और जब फ़ोन को अपने कब्जे में लेती है तो पाती है कि प्रियंका के पास जो फ़ोन है वो पुष्पेंद्र की ही आईडी पर निकला हुआ है और उस फ़ोन में जो लास्ट कॉल है वो पुष्पेंद्र की है। अब पुलिस पुष्पेंद्र को लोकेशन ट्रेस करती है और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने तरीके से पुष्पेंद्र से पूछती है तो वो पूरा मामला साफ साफ बता देता है। अब जितना भी लूटा हुआ सामान था पुलिस पुष्पेंद्र से वो सारा सामान बरामद कर लेती है और 24 घंटे में ही इस मामले का खुलासा कर देती है। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए और कुछ समय बाद सीओ साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, एलईडी है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के की। और इस मामले का खुलासा करने के बाद जब लोग सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई अमीर फैमिली की महिला इस तरह की हरकत कर सकती है? क्या वो महिला प्यार में इतनी अंधी हो सकती है कि अपने घर को ही लुटा दे, अपना सामान ही लुटा दे, अपने रुपए ही लुटा दे, अपने जेवरात ही लुटा दे, अपनी इज्जत ही लुटा दे? तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना बिजनौर की है और इसी 15 नवंबर 2023 की घटना है और 16 नवंबर 2023 में पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। और जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो विपक्षी पार्टियां और जो सरकार के आलोचक हैं उनका मुंह बंद कर दिया। दोस्तों इस सच्ची कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल ये आपको जानकारी देनी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में फैली हुई हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रियंका ने अच्छा किया या बुरा किया। दोस्तों रोजाना शाम 6 बजे इसी तरह की सच्ची घटना के साथ आपके सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।